So this is the day one of discussion of USCPS simulations. So देखिए, जब भी हम सिमुलेशंस को स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात बोलता हूं कि यही चीज आपकी डिसाइड करेगी कि आप सीपीए बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बिकॉज 50% पोर्शन इज सिमुलेशंस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो स्कोर कर लेंगे बहुत अच्छे से, बट सिमुलेशंस में स्कोर करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी स्किल की रिक्वायरमेंट्स होगी। वो क्या स्किल की रिक्वायरमेंट्स आपको है, वो सारा डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ सिमुलेशंस क्या होते हैं। तो मैं आज आपके सामने 3 सिमुलेशंस सॉल्व करूंगा। तो सेंटर में आप देख रहे हैं रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस। ये किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके लिए क्या टेक्निक्स हो सकती है, वो हम आज लाइव बैच में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर टास्क बेस्ड सिमुलेशंस में कुछ एक्सेल शीट को फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट रिव्यू वाले सिमुलेशंस होते हैं, एग्जिबिट वाले सिमुलेशंस होते हैं, और जनरल एंट्री से रिलेटेड सिमुलेशन। तो लॉट्स ऑफ सिमुलेशंस आर देयर। और सिमुलेशंस चाहे फार हो, चाहे ऑडिट हो, बीसी हो, रेगुलेशन हो, सभी में होते हैं। तो विदाउट सॉल्विंग सिमुलेशंस आप अच्छा मतलब पास नहीं हो पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस आपको अवेयर होना है। अवेयरनेस ऑफ एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपसे बात करूं कि सर सिमुलेशंस कब स्टार्ट करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो मैंने ओवर द पीरियड इतने सारे स्टूडेंट्स को टीच करने के बाद उनकी सक्सेस, और अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो क्या कॉमन बातें होती हैं जिसके कारण वो स्ट्रगल करते हैं। पहली बात, आपने मेरे लेक्चर को वॉच किया। इवन या आप या तो लाइव क्लास में कंफर्टेबल हैं तो यू कैन कम इन लाइव क्लासेस। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन लाइव क्लासेस बिकॉज ऑफ योर वर्क शेड्यूल, सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द रिकॉर्डेड सेशंस। तो अगर आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हैं, जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स देखते हैं, आफ्टर वॉचिंग माई लेक्चर, आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट बुक्स, फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए मेरे लेक्चर को वॉच करना। उसके बाद पूरी टेक्स्ट बुक जो कि हमने आपको ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स की बुक्स प्रोवाइड की है, उसको आप डिक टू डिक रीड करें। अगर उसको रीड करना नहीं चाहते तो मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किए हैं अभी बिल्कुल न्यू बैच में, आप देख रहे होंगे कि हमने आपको बहुत क्रिप्स में नोट्स भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किए हुए हैं। सो आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट बुक, after getting 50-80% in MCQ, you have to start the simulation. So जब तक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 80% स्कोर नहीं आ रहा है, आपको सिमुलेशंस की ओर मूव ऑन नहीं करना चाहिए। जब आप सिमुलेशंस को सॉल्व करने जाएं तो आपको ये 100% श्योर होना चाहिए कि आपका पूरे ओवरऑल चैप्टर के अंदर अच्छी कमांड है। देन ओनली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस आएगी। वो परफॉर्मेंस को कैसे असेस करना है, क्या फर्दर प्लान हो सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद एक फिनिश लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ कि आपने सिमुलेशंस को स्टार्ट कर लिया, मान के चलिए जैसे आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिमुलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब आपने सिमुलेशन सॉल्व कर लिए तो उसके बाद आपको उसमें से कुछ की टेकअवेज निकालने होंगे, जिसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। और उन शॉर्ट नोट्स के बाद सेकेंड टाइम फिर ट्राई कीजिए अगर आपका स्कोर लेस देन 75 है। जब तक आपका स्कोर 75% ईच यूनिट में नहीं आता है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको फर्दर मूव ऑन नहीं करना चाहिए, अगले अगले चैप्टर के सिमुलेशन सॉल्व नहीं करना चाहिए। आज सिमुलेशन सॉल्व करवाने के बाद आप लोगों के Q&A सेशन भी मैं क्लास में लूंगा कि आप क्या सोचते हैं, या आपको किस तरीके से और क्या क्या आपके कंसर्न हो सकते हैं। वी विल डेफिनेटली डिस्कस आफ्टर फिनिशिंग माय सिमुलेशन क्लासेस। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द सिमुलेशंस। मैं अब आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, सॉफ्टवेयर की, जिसमें से हम
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिमुलेशंस को सॉल्व करेंगे। तो वैरायटी ऑफ सिमुलेशंस होते हैं। फिर मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको कैसे सिमुलेशन स्टार्ट करना है और मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजना है। मतलब आप सभी मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। इस क्लास के बाद हम एक डिस्कस करेंगे या देखते हैं आप उसको फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क शेड्यूल एंड ऑल, बट स्टिल कोशिश कीजिए। तो सर, रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस क्या होते हैं? सबसे पहला कंसर्न हो सकता है, ये एक एग्जांपल है रिसर्च बेस्ड का। उसके बाद ये है एग्जिबिट वाले सिमुलेशंस, और एक सिंपल काइंड ऑफ सिमुलेशंस जो है कि केवल आपको सेल को फिल करना है। तो इस प्रकार के सिमुलेशंस को सॉल्व करने में आपको हार्डली, अगर 9 यूनिट्स 9 सेल्स आपको फिल करना है, तो 9 सेल को फिल करने के बाद के लिए आपको हार्डली 9 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। 9 मिनट भी मैंने ज्यादा बोला, 1 मिनट भी बहुत लंबा समय होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक बैलेंस शीट से रिलेटेड सिमुलेशंस हैं। तो ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है? सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन लिस्ट प्रोवाइडेड द अप्रोप्रिएट बैलेंस शीट क्लासिफिकेशन। तो पहली स्टेप आपको बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग क्लासिफिकेशन ऑफ द बैलेंस शीट, कि ये जो बिलो मेंशन ट्रांजेक्शन्स हैं उनका बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन बताना है। मतलब आपको ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट करना है बस। तो सबसे पहले आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन, जैसे मल्टीपल में तो 4 ऑप्शन होते हैं या तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेफर्ड स्टॉक को कहां क्लासिफिकेशन किया जाएगा, हम्म कहां पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा? तो सर सीधी बात है, प्रेफर्ड स्टॉक है तो वो तो कैपिटल स्टॉक है, इसको आपने क्लिक किया, आगे बढ़ गए, राइट हो गया, ग्रीन हो गया वो। ट्रेड अकाउंट्स पेबल, ऑप्शन देखे बिना आप बता सकते हैं? बताइए, बिना ऑप्शन देखे कहां आएगा बैलेंस शीट में ये, विदाउट सीइंग द ऑप्शन? मैं ऑप्शन भी क्लिक नहीं कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं क्लास में आप लोग बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन को। सर सीधी बात है, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। करंट लाइबिलिटीज, चलिए एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ गए। बॉन्ड पेबल ड्यू इन 15 ईयर, 15 साल बाद ड्यू होने वाला बॉन्ड पेबल कहां आना चाहिए? अगर आपने बेसिक क्लासेस अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर इट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो सर नॉन करंट लाइबिलिटी को क्लिक कर देते हैं, अगेन आपका सही हो गया। नोट पेबल ड्यू इन 7 मंथ, 7 महीने के अंदर ड्यू होने वाला है, तो आपको खुद को पता है कि इट इज करंट लाइबिलिटीज। ठीक है सर, ये भी बहुत सरल है। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इशूइंग ऑफ कॉमन शेयर, ये इसमें आप स्ट्रगल करेंगे। अब देखिए, मैं बोलता हूं ना, नोट्स क्यों बनाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास में 70% स्टूडेंट इसको गलत आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होगा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इशूइंग ऑफ कॉमन स्टॉक, कि अगर कॉमन स्टॉक को इशू करने के लिए कोई डायरेक्ट कॉस्ट। तो सर ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सर जब ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं तो पहली बात, इशू की कॉस्ट है तो करंट लायबिलिटी हो नहीं सकता, नॉन करंट हो नहीं सकता। कैपिटल स्टॉक में डाल दें क्या? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इशूइंग, सर रिटेन अर्निंग तो प्रीवियस प्रॉफिट्स होते हैं। अदर क्लासिफिकेशन वर्सेस एडिशनल पेड इन कैपिटल, अब यहां पर आपका टॉस होने वाला है। चलिए अपने अपने आंसर दीजिए। सर हम क्या कर रहे हैं, शेयर को इशू कर रहे हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं। इशूइंग कॉमन डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इशूइंग ऑफ शेयर्स। तो सर एडिशनल पेड इन कैपिटल में इसीलिए डालना चाहिए क्योंकि एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या है कि जब आपने कुछ इशू किया और उससे एक्स्ट्रा मनी रिसीव किया, जैसे आपने 100 की चीज को 120 में इशू किया, तो 20 यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा। तो उस एक्स्ट्रा में से ही इस इशूइंग कॉस्ट को हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। तो नाउ द रूल कम्स, अब आपको देखिए यहां पर ये पॉइंट मिल गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए, हर यूनिट के बाद एक ऐसी शीट बनानी चाहिए
अगर आप ये करेंगे तो पास 100% होंगे। 100 क्या मतलब, कोई चांस ही नहीं कि आप फेल हो जाए। बस एग्जाम ना देने जाए तो हो सकता है फेल हो जाए, अदरवाइज। और तो आपको क्या लिखना है, इशूइंग कॉस्ट, क्योंकि ये पॉइंट आप आगे भूल जाएंगे आज से 6 महीने बाद। आप यह नाम डालो, स्टडी यूनिट टू सिम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब आपको अपने नोट्स इसी तरीके से बनाना चाहिए कि इशूइंग कॉस्ट रिलेटेड टू, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो भी लिखना था मैं। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट थी, डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर, आपने यहां पर अपना पॉइंट्स बना लिए। कितने पॉइंट्स बनेंगे सोचिए, ऐसे से ज्यादा। तो ऐसे आपके यूनिट्स वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक लिस्ट बन जाएगी। तो आपने लिख दिया कि सर इसको एडिशनल पेड इन कैपिटल में क्यों डेबिट करते हैं, तो उसका रीजन आपको यहाँ आंसर एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा, तो आप अपने आप को लिख सकते हो। तो दोबारा कभी भी ये पॉइंट आएगा तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ट्रेजरी स्टॉक कहां आना चाहिए, सर करंट लायबिलिटी नहीं होता, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होता, एडिशनल पेड इन कैपिटल नहीं होता, रिटेन अर्निंग नहीं होता। अब अदर क्लासिफिकेशन वर्सेस क्या, कैपिटल स्टॉक। अब आप यहां फिर फंस जा सकते हो। तो मेजोरिटी स्टूडेंट बोल रहे हैं सर कैपिटल स्टॉक में डाल लें। क्या कोई अलग पर्सन है जो अदर क्लासिफिकेशन में बोले? थोड़ा सा कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा, क्योंकि सर आपको ये पता है कि ये इक्विटी में से डेबिट होता है। तो अब जैसे ही कैपिटल स्टॉक लिखा, तो अगर आपने कैपिटल स्टॉक में लिख दिया तो आपको गलत आंसर इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कैपिटल स्टॉक में से डेबिट नहीं होता, वो किस में से डेबिट होता है, इक्विटी सेक्शन में से डेबिट होता है। ध्यान रखिए। क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ट्रेजरी कैपिटल करते हैं क्या? आप मुझे बताइए, ट्रेजरी स्टॉक की जनरल एंट्री क्या पास करते हो? हम्म, ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या आपने स्टॉक को डेबिट कर दिया, कैपिटल को डेबिट कर दिया, तो क्यों सोच रहे हो कैपिटल्स? तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अदर क्लासिफिकेशन, एक एक पॉइंट से बेटा ट्रेजिडी हो सकती है। एक पॉइंट से 74 आ गया किसी दिन आपका, वो पता चला एक पॉइंट ही आपका मेक और ब्रेक हो सकता है। तो अदर क्लासिफिकेशन, तो अब आपको नोट्स कैसे बनाना है सर, उसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको पूरा लिखने को मिलेगा यहां पे। ट्रेजरी स्टॉक रिकॉर्डेड कॉस्ट रिडक्शन ऑफ द टोटल इक्विटी डेबिट साइड। तो बार बार थोड़ी सॉफ्टवेयर खोलेंगे। मुझे बताइए, एक आईफोन यूजर पहले तो अपना नाम मेंशन करके आया करो यार, आइडेंटिफाई नहीं हो पाते स्टूडेंट। सब अपने मोबाइल से जुड़ के आ जाएंगे तो फिर आईफोन, कोई टैबलेट, कोई एप्पल। तो रिटेन अर्निंग से क्यों नहीं डेबिट कर सकते? अब मुझे बताइए, रिटेन अर्निंग क्या, हमने रिटेन अर्निंग क्या है, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होती है। क्या ट्रेजरी स्टॉक में खरीदने भर से हम उसको रिटेन, आप लॉजिक भी तो सोचो कि रिटेन अर्निंग में डेबिट करने का क्या लॉजिक होगा सर? देयर इज नो लॉजिक कि रिटेन अर्निंग से उसको सेटअप करें, टोटल इक्विटी में से सब्सट्रैक्ट करके दिखाया जाता है। दैट्स व्हाई इट्स अदर क्लासिफिकेशन। वेरी इजी, एप्रोप्रिएशन ऑफ कंटिजेंसी विदाउट ऑप्शन देखे, आप बताइए कहां आना चाहिए। कंटिजेंसी के लिए कुछ एप्रोप्रिएशन किया विदाउट सीइंग द ऑप्शन, सर सीधी बात है, एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द रिटेन अर्निंग, सोचने की क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन ऐसे सही। डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेबल, यहां और फंस जाएंगे आप। अब यहां पर मेरी सुपर 75 की क्लास थी, तो मैंने आपको बताया था जब कैरिंग अमाउंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको रिटेन अर्निंग से डेबिट कर देंगे, लेकिन आपने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया जहां पे करंट लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन में बॉन्ड इशू में से हम क्या करते थे, उसको सब्सट्रैक्ट करते थे, आपको याद हो तो। अब यहां पर आपको ऑप्शन है, कहां डाल दें सर? अब बॉन्ड हमारे कौन से थे, पेबल 15 मंथ वाले थे, तो करंट की नॉन करंट की अदर क्लासिफिकेशन। कई बच्चे बोल रहे सर नॉन करंट में से डेबिट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब बॉन्ड हमने नॉन करंट में डाले हैं तो वो करंट में कैसे जा सकते हैं?
बॉन्ड पेबल इशू कॉस्ट, क्या सर रिटेन अर्निंग में से डेबिट होती है? रिटेन अर्निंग को केवल अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ही यूज किया जाता है ज्यादातर। अगेन कई बच्चे बोल रहे सर नॉन, जब इशू कॉस्ट भी इसमें डाल दो। बॉन्ड पेबल की कॉस्ट भी क्या होती है, बॉन्ड की इशू प्राइस से सब्सट्रैक्ट कर दी जाती है। खत्म हो गया। तो सर एग्जाम में 9 में से अगर हमारे 7 क्वेश्चन दिए तो पार्शियल मार्किंग भी होगी। अब यहां पर कुछ चीजों में आपको हल्के फुल्के डाउट्स आएंगे। तो हल्के फुल्के डाउट्स आए तो आपने पहले लेक्चर अच्छे से पढ़ा है सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे किए, रीडिंग बुक्स की अच्छे से की है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ के यहां पर इसको नोट्स में समअप कर दिया। एक रीजन बता दो जिससे आप एग्जाम में पास ना हो पाओ। प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। सारे क्वेश्चन सही होंगे तो ये तो अच्छा सर, एग्जाम में एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन देते ही देते हैं वो। मतलब मैं आपको बता दूं 75 अगर आपको स्कोर करना है ना, जितने बच्चे एग्जाम देके आते हैं सबका कहना है सर 55 तो सबको आ जाते हैं, 55 to 60। असली लड़ाई 15 के लिए है। 40 से 50% पोर्शन सरल आता है, इजी आता है। इजी उनके लिए है ना जिसने पढ़ाई करी, और अगर आप सीपीए करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पढ़ाई तो करेंगे, बिना पढ़े तो जाएंगे नहीं। तो सर 50-55 तो सबको आ जाते, तो असली गेम है वो 20-25 के लिए। यही आपके नोट्स काम आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जब तक आपका एमसीक्यू स्ट्रांग नहीं है अटेम्प्ट नहीं करना। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब हम एक एग्जिबिट वाले सिमुलेशंस की ओर आते हैं। अभी तो कम एग्जिबिट्स हैं इसमें। एग्जिबिट्स मतलब आपको इन इंफॉर्मेशन में से, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इनमें से रीड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। ये बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं, अभी तो 3 हैं, कई में 5-5 होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर सबसे पहले काम आपको नीचे क्वेश्चंस को देखना है और उसके अकॉर्डिंग, मतलब शुरुआती 3-4, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग विंडो चल रही है तो पता चला आप सारे खोल के बैठ गए इसे, गलत अप्रोच। ऐसा काम नहीं करना एग्जाम में। तो सर क्या करना है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको नीचे देखना है कि यार ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले दिख रहे हैं, यहां पे दिख रहे हैं, एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट रिव्यू। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट रिव्यू सिमुलेशंस। तो डॉक्यूमेंट मतलब आपको इन सिचुएशन को पढ़कर नीचे आंसर देने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। तो आई विल टेक मोर टाइम बिकॉज मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल डेफिनेटली डाइवर्ट होगा। तो आई विल टेक एक्स्ट्रा टाइम, बट आपको थोड़ा सा जब आप एग्जाम करें या घर पे करें तो पहला काम बहुत ही कूल माइंड से कमरे को लॉक करके, जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, फुल डेडिकेशन के साथ के आप के साथ में आपको सिमुलेशन सॉल्व करने। तो सर अब हम नीचे पढ़ते हैं। पहली इंपॉर्टेंट, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटी सी डेट क्यों ना हो वो भी आपकी सिमुलेशन में काम आ जाएगी। टिक्स ट्रिप्स है, छोटी सी डेट भी कई बार काम आ जाएगी आपके। तो डेट 24 जनवरी 2006 मिगुल ट्रेवल को एक लेटर लिखा गया है। ऊपर का काम नहीं है, वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, और ये प्रेस रिलीज है। इन्वेस्टर relates has prepared a draft press relief release to report earning for 2005। एक प्रेस रिलीज है जिसमें कि कंपनी की अर्निंग को रिपोर्ट किया गया है। ड्यू टू इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट एक्यूरेटली वी हैव वेरीफाइड द accompanying financial statement. I have attached those documents so you and your team can conduct a final review of the draft before release to the press। आप सोचिए जब आप एक सीपीए बन जाएंगे, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन में रिलीज होने वाले हैं, या कोई डेटा फाइनेंशियल डेटा पब्लिक डोमेन में रिलीज होने वाला है,
तो आप कोई क्लर्क नहीं है, आप एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, और इंडियन लैंग्वेज में कहूं तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है अमेरिका के। तो आपका जूनियर स्टाफ ड्राफ्ट करके लेकर आएगा, तो आप क्या करोगे मुझे बताइए? एज ए सीपी आपकी क्या ड्यूटी होगी? चलिए पहले ये तो लिखिए, क्वेश्चन को तो बाद में सॉल्व करें। आप क्या करोगे? कोई लेटर ड्राफ्ट, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई प्रेस रिलीज आपके सामने आई रिव्यू करने के लिए, व्हाट गोना, आप क्या करोगे? हुँ? क्या करोगे आप? एक एक लाइन में लिखिए। कुछ नहीं करेंगे, सीधे बैलेंस शीट पे साइन करके दे देंगे नीचे। आपको पूरा का पूरा रिव्यू करना पड़ेगा, एक एक लाइन की, कहीं उन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई डेटा, बैलेंस शीट का डेटा और प्रेस रिलीज का डेटा कहीं मिसमैच तो नहीं है। मतलब आपको उसके जो कवरिंग लेटर और वो जो रिलीज, उसमें जो भी फाइनेंशियल डेटा पब्लिश किया जाने वाला, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस शीट से आपको क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? डॉक्यूमेंट रिव्यू। अब आपके सामने सिचुएशन गिवन होंगी बहुत सारी सर। तो आपने ये पढ़ लिया कि कोई डिटेल वगैरह आपको पढ़ना है। अब नीचे आपको ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है टेक्सा जनवरी 2006 गैस्कोनी कॉर्पोरेशन एंड रिपोर्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। अमाउंट एक्सप्रेस इन थाउजेंड्स, और यहां पर ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं, नेट रेवेन्यू ऑफ 2005 इंक्रीज 7.2% टू 26,780। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि कंपनी की 2005 की जो रेवेन्यू है वो 7.2 से इंक्रीज हो गई है। तो ये आपको वेरीफाई करना होगा। तो बेटा बताओ कहां से वेरीफाई करोगे कि एक्चुअल में कंपनी की नेट रेवेन्यू है वो 7.2 से इंक्रीज हुई? कौन सा एग्जिबिट खोले? क्या वो नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगी, कि कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी, या फॉर्म 10 के फॉर बैलेंस शीट में मिलेगी? मुझे बताइए। रेवेन्यू को देखना है तो कहां से देखना पड़ेगा सर? इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि रेवेन्यू के लिए कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। और रेवेन्यू में उन्होंने बोला है कि इंक्रीज हो रही है। तो सर ये डेटा 2004 का और ये 2005 का, तो ये हाईलाइट कर लिया हमने ताकि हम गलती ना करें। मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको अभी मेरे, तो ये सब ध्यान रखना है कि आपको अब यहां से यहां बताना है। बताइए कितना इंक्रीज हो रहा है? कैलकुलेटर आपके पास होगा। 2430 से 26,780 कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है बताइए जरा। और अमाउंट में बताइए, आप कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे तो सर इट हैज इंक्रीज बाई 5.3%। तो यहां पर उन्होंने लिखा है आपके जूनियर ने कि ये 7 पॉइंट से, तो ऑब्वियस ही बात है ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है, क्या ओरिजिनल रहने दें या डिलीट रहने दें, या जो आपने निकाला 5.3 से, किसी स्टूडेंट ने लिखा 5.3 से इंक्रीज हो रही है, कौन सा ऑप्शन में आपके, मैं आपके कैलकुलेशन पे ट्रस्ट करके इंक्रीज को लिख रहा हूं, और अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है तो ये सही हो जाएगा। तो ये ग्रीन टिक आ गया यहाँ पे, मतलब ये सही है। तो अब आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट एग्जिबिट्स में से ढूंढते आना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि नेट रेवेन्यू है। चलिए सर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा अगला पॉइंट, आवर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट नेट रेवेन्यू फॉर 2005 एंड 2004 द मेन रीजन, आप क्या बोल रहे हैं? द मेन रीजन फॉर चेंजेस इज नेट रेवेन्यू इज टू सर्व टू अवर बिगेस्ट कस्टमर रॉयल्टी इंटरप्राइजेस। वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी नेट रेवेन्यू बढ़ी है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमने, हमसे रॉयल्टी इंटरप्राइजेस ने ज्यादा माल खरीदा है। क्या ये रीजन सही है? कहां पे मिलेगा बताइए? कंपनी अगर कुछ बताना चाहती है, कुछ मेजर हाइलाइट्स शो करना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं नोट्स टू दी अकाउंट्स में बताएगी, नोट्स में बताएगी। पता चले आप बैलेंस शीट में ढूंढ रहे हो, समय खराब कर रहे हो, या नहीं मिलेगा। तो रिलेवेंट एग्जिबिट्स खोलने की कला आपको पता होनी चाहिए डॉक्यूमेंट रिव्यू में। तो सर नोट्स टू अकाउंट्स, अब हमने देखा अभी नोट्स टू अकाउंट भी इतना बड़ा है, हम वापस से तुरंत गए क्योंकि एग्जाम में समय इंपॉर्टेंट है ना। अवर कंपेरेटिव मेन रीजन फॉर चेंजेस इन नेट रेवेन्यू, और हमें नाम रॉयल्टी, तो कहीं ना कहीं रॉयल्टी लिखा, उसी के ऊपर फोकस करेंगे। सर आते हैं
बस आपका कंप्यूटर वहां पे अच्छा फास्ट चले, वो तो चले गई, तो रॉयल्टी रॉयल्टी ढूंढो, कहीं दिख रहा है? ढूंढो। ये देखो मिल गया। द ट्रेंड एट टू इंक्रीज ऑर्डर फॉर बिगेस्ट कस्टमर रॉयल्टी इंटरप्राइजेस, हाईलाइट कर दिया कि यस, revenue has been trending upward as a reflect in the result of operation of this trend to attract to increase। तो नोट्स टू अकाउंट्स में भी यही बात है। तो सर नीचे आते हैं, तो इसको क्या ओरिजिनल लिखा रहने दें? तो हाँ सर, ओरिजिनल पे लिखा रहने दो, क्लिक कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया सर। पर एग्जाम में ऐसे ग्रीन टिक नहीं आएगा ना, तो एग्जाम में आप हैप्पी होते जा रहे, अरे वाह यार, सारे एग्जाम में नहीं, एग्जाम में रिजल्ट में आएगा। अब आपको एक मौका दिया जाता है फिर से कि कहां से ढूंढे इसको। तीसरी पॉइंट, सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर ईयर इंक्रीज बाई 7% फॉर द ईयर, मतलब 2005 के बारे में बात कर रहे होंगे, कंपेयर्ड विथ 3972 इन द प्रीवियस ईयर, ये तो लिखा है। उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम फॉर द इंक्रीज 10.6%, क्या लिख रहे हैं? फॉर द ईयर ऑपरेटिंग इनकम 10.6 इंक्रीज हुई है, तो 6 कंपेयर्ड विद द प्रीवियस 6551। तो अब वापस से आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, ऑपरेटिंग इनकम आपको हमेशा कहां पर मिलेगी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में मिलेगी। तो सर कंसोलिडेट में सीधे जंप मारेंगे ऑपरेटिंग वाले पे। यहां पर पहले इसको मैं हटा देता हूं हाईलाइट से, एक सेकंड। सर ये ऑपरेटिंग इनकम, जरा बेटा बताना इंक्रीज कितनी हो रही है? सर 3.71 से इंक्रीज दिख रही है। अब क्वेश्चन ने क्या इंक्रीज लिखा था? 3.69 या 3.71, यहां से इसको क्लोज किया, दिमाग में बैठाया 3.69 या 3.79। तो सर नीचे आते हैं, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो 10.76 लिख रहा है, तो सर अपना ऑप्शन कहीं ना कहीं अपने को मिल जाएगा, इंक्रीज। अब आपने 3.7 है, तो आपने फिगर आइडेंटिफाई कर लिए, कौन सा टिक करें? लास्ट, तो आपके ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि कैलकुलेशन आपने किया है। सेकंड लास्ट, लास्ट वाला, चलो सर लास्ट वाला करके देख लेते हैं, सही हो गया। अगला, अगले में सीधे आए, दिस इंक्रीज इज नेट इनकम इज ड्यू टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट थ्रू आउट द साउथ वेस्टर्न रीजन। अब यहां पर आपको यह चीज तो समझ में आ गई होगी, न्यू कॉस्ट कटिंग मेजर हैव बीन इंप्लीमेंटेड, कि कंपनी ने कोई न्यू कॉस्ट कटिंग मेजरमेंट लिया है। नेट इनकम इंक्रीज अबाउट 0.5%, 2005 से। दिस इंक्रीज इज नेट इनकम ड्यू टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। बताइए इसके लिए ज्यादा बेटर एग्जिबिट्स कौन सा होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर इनकम स्टेटमेंट में इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या इनकम स्टेटमेंट में लोअर कटिंग कॉस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती सर। सीधे नोट्स टू में जम करेंगे। तो अब हमने रेवेन्यू पढ़ लिया, नीचे इसको, अच्छा एग्जाम में घबराना नहीं, इसको नीचे करना है, नेट इनकम। ये नेट इनकम के बारे में तो ये तो अकाउंटिंग मेथड है, तो हमारा पॉइंट तो यही है, तो फालतू चीजें क्यों पढ़े? हमें एग्जाम में वो फालतू चीजों को नहीं पढ़ना, उससे बचने की कोशिश करना है। नेट इनकम, नेट इनकम इंक्रीज स्लाइटली फॉर द ईयर एंडेड एज द न्यू कॉस्ट कटिंग मेजर आर इंप्लीमेंटेड। स्लाइटली, स्लाइटली वर्ड उन्होंने क्या लिखा था? एज न्यू कॉस्ट कटिंग मेजर आर इंप्लीमेंटेड बिगिनिंग द नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर, वो तो करंट ईयर बोल रहे हैं। देखो अब आप यहां से मिसमैच करो, यहां क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट ईयर, छोटी छोटी लाइन है, नेक्स्ट ईयर। गैस को एक्सपेक्ट मीनिंगफुल, तो सर यहां पर अब हमें, मतलब अब इसमें टैलेंट से ज्यादा क्या है?
इसमें टैलेंट से ज्यादा आपकी रीडिंग स्किल भी है। तो सर नीचे आते हैं, दिस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट थ्रू आउट द this net income negligible, this increased net income due to lower income tax expenses, this increased net income due to higher non operating income। अब 0.5 है तो नेग्लिजेंट है कि नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। एग्जाम में आखिरी का 1 मिनट बचा हुआ है, मान के चलो मेरा आंसर गलत भी हो गया, मुझे तो आंसर, क्योंकि मैं तो समझ गया था कि 0.5% लिखना, 0.5% इतने में और मिलियंस में। अब एग्जाम में आखिरी में कम समय बचा है, 30 सेकंड बचे हैं, टाइम समाप्त होने वाला कंप्यूटर में, आप खट से कोई भी भगवान का नाम लेके ये भी लगा दो। मतलब मैंने तो, भले मेरा ये गलत हो गया, लेकिन एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पीड आपके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे 10-15 मिनट्स के अंदर करना है। वो कब होगा, जब मैंने सही तरीके से घर पर प्रिपरेशन की और मैंने सिमुलेशन खुद सॉल्व किए। अब आप में से कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा आलसी, आप में से किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूं, उठाएंगे क्या करेंगे, सीधे आंसर पढ़ लेते हैं, सर क्या दिक्कत है, ये पढ़ लेते हैं बोले, और कोर्स खत्म करने के नाम पर केवल। तो ये आप अपने आप से क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। तो आपको एक एक चीज सिमुलेशन खुद सॉल्व करने चाहिए। 2-3 फायदे होंगे आपको, पता है जब आप इनको रीड करोगे ना, तो आप अमेरिका में जैसी लैंग्वेज होती है उससे यूज टू हो जाओगे। द बिगेस्ट बेनिफिट, कि अगर आप पूरा सॉल्यूशन भी पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो देखो हम पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश नहीं पढ़ते, इफ वी आर इंडियन स्टूडेंट्स। तो कई बार क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज को भी इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम्स आ जाती है। बट मोर यू रीड मोर यू ग्रो, जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि यार ये इस प्रकार की लैंग्वेज लिखते हैं, January 6, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में। तो प्रैक्टिस करने से ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। तो ये तो एग्जिबिट्स वाला था। अब हम बात करते हैं रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस, जो कि 2024 से गायब हो रहे हैं, पता है आपको। मतलब 2024 ऑनवर्ड्स पूछे नहीं जाएंगे, ऐसा एक पॉइंट एआईसीपी के ब्लूप्रिंट पे लिखा हुआ है, लेकिन वो क्लियरिटी में नहीं लिखा है, क्लियर 2024 में हो जाएगा। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं, तो हम तो 2023 में, तो हमें एग्जाम 2023 में देना है। हाँ डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत काम आएगा। अब हम बात कर रहे हैं रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस क्या है। रिसर्च बेस में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो नंबर्स होते हैं, कोडिफिकेशन, जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर चलता है, वहां पे यूएस गैप में कोडिफिकेशन चलते हैं। तो आपको फालतू बात ऊपर की नहीं पढ़ना है, लास्ट में केवल देखना विच सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन बेस्ट स्टेट्स द आइटम ऑफ ओसीआई। मतलब आपका पूरा का पूरा नॉलेज इस बात के ऊपर होना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशंस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के रिस्पेक्ट में बात करता, बेस्ट स्टेट्स द आइटम ऑफ ओसीआई। अब आपको यहां पर वो कोडिफिकेशन के नंबर मेंशन करने हैं, तो आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, एग्जाम में भी सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा ही होगा बिल्कुल। बस जैसे यहां पे ग्लैम लिखा हुआ है ना, वहां ग्लैम नहीं लिखा होगा, बस सेम विंडो, मतलब फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप घर पे एग्जाम दे रहे हैं, इस बात के लिए मैं डबल श्योर हूं। अब हमें करेक्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जैसे अथॉरिटेटिव लिटरेचर को आप ओपन करेंगे तो ऑल सोर्सेस ओपन हो जाएंगे। तो बताइए क्या मैं इसको आईआरसी कोड में ढूंढूं, इंटरनल रेवेन्यू कोड में ढूंढना चाहिए क्या मुझे इसको? इंटरनल रेवेन्यू कोड तो इनकम टैक्स का रेगुलेशन का है। तो सर मैं गलत पता क्यों पूछूं? बिल्कुल लेमन टर्म से बता रहे हैं हम, पीसीएओबी ऑडिटिंग में पेपर एफआईआर का है, तो ऑडिट क्यों खोलना? और अब ऑल सोर्सेस,
तो हम हनुमान जी तो नहीं है कि हम जड़ी बूटी ढूंढने जा रहे थे और बोले हमको समझ में कुछ नहीं आया, पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं। बोले आपको दिल्ली में किसी ने पूछा पराठे वाली गली किधर है, तो बताइए कहां पे ढूंढने की कोशिश करोगे? अगर थोड़ा दिल्ली में रहते हो तो कहीं नाम सुना हो पराठे वाली गली? बोले सर पूरे दिल्ली के कोने कोने में जाएंगे और ढूंढेंगे। नहीं, चांदनी चौक का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, चांदनी चौक में जाकर ही ढूंढेंगे ना पराठे वाली गली को। मैप देखेंगे तो बस यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड, अब जो दिल्ली में रहते हैं वो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि सर अब सर आ गए यहां पर। तो ये तो श्योर हो गया कि हमें इसे एफएएसबी कोड में ढूंढना है। अब इंटरनेट स्लो हो जाए तो एग्जाम में तो नहीं होगा। चलो हो गया, चालू हो गया एफएएसबी कोडिफिकेशन। अब सर कोडिफिकेशन के अंदर भी हमें एड्रेस ढूंढना है, तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या चीज है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहां पर आती होगी ऐसा सोच लें। तो अब आपको गेसवर्क करना है तो थोड़ा सा रिलेवेंट गेसवर्क करोगे ना। कई बोलेंगे सर जनरल में ढूंढ लें, कहीं प्रेजेंटेशन में ढूंढ लें। चलो आप सबको मौका दे रहे हैं, क्या आप में कहां ढूंढने की कोशिश करोगे? बस यही बात का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। सोच लो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। तो सर कई बोल रहे रेवेन्यू में ढूंढ लो, बेटा ओसीआई यहां तो आती नहीं है। अब सर रेवेन्यू और लायबिलिटी दोनों एक में से एक ही चूज करना है। अब कई बोल रहे लायबिलिटी है सर ओसीआई, अब बताइए तो लायबिलिटी कहां से हो गई ओसीआई? एक बोल रहे सर इक्विटी में डाल लो, लायबिलिटी में डाल दो, कोई बोल रहा प्रेजेंटेशन में डाल दो। तो सर सबसे पहले प्रेजेंटेशन, क्योंकि बात क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खोल के देख लोगे तो अब इसमें से कहीं ना कहीं आपको आपकी आइटम दिख रही होगी। जब आपने प्रेजेंटेशन में देखा यार हमको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स दिख रहे हैं, तो अब आप बताइए कहां पे क्लिक करोगे। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि इक्विटी में घुस गए, गलत जगह नहीं, क्लिक करके देख लो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बताइए आपको आपकी आइटम कहां दिख रही है। सर हमको हमारी आइटम यहां दिख रही है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये तो मिल गया सर शुरू का 220। अभी मैंने सॉल्व किया तो मुझे तो अब एक्चुअली क्या मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मुझे याद हो जाएगा, लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं होगा। मैं तो ट्रिक्स बता रहा हूं। अब मैं ऐसा कैसे सोचूं कि मुझे नहीं आता है? प्रॉब्लम ये है इस रिसर्च बेस में कि अपने आप को अनलर्न करना बड़ा मुश्किल है, और इतनी बार सॉल्व करा चुका हूं तो याद हो गया है। लेकिन फिर भी जानबूझ के कोशिश कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता, आपसे आंसर पूछने की कोशिश कर रहा हूं तो सर ओवरऑल में आए। अब ये सोचो कि ये बात क्या पूछ रहा था आपसे, कौन सा कोडिफिकेशन ओसीआई के बारे में बताता है, तो वो स्टेट क्या आपको बेटर लगता है? क्या वो मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा था? क्या वो ऑब्जेक्टिव के बारे में? ग्लॉसरी तो हो नहीं सकता क्या? रिकॉग्निशन के बारे में तो नहीं बोल रहा, तो लिख लेता, पूछ लेता, क्योंकि वैसे भी ओसीआई कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होती। थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए ओसीआई क्या होती है। ओसीआई के आइटम्स रिकॉग्नाइज होती है, ओसीआई को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कहां पर प्रेजेंट करते हैं? तो सर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो है नहीं है। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट मेजर बैलेंस शीट डेट पर, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन मैटर है। तो यहां पर आप लिखेंगे 45 नंबर। अब वो उसके बाद यहां पर आपको एक एडवांस सर्च का मैटर मिलेगा कि अब ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, एग्जैक्ट द फ्रेज, एनी ऑफ दीज वर्ड और नन ऑफ दीज वर्ड्स हमें ढूंढना तो ओसीआई है। तो आप यहां से उठा के कर लो कॉपी। बताइए थोड़ी सी डिसेंट इंग्लिश आपको आती, ऑल ऑफ दीज वर्ड ज्यादा बेटर तरीका है या एनी ऑफ द वर्ड है या एग्जैक्ट ज्यादा वर्ड है बेटर है? इतनी पूरी डायरी में आपको कोई रिसर्च करना, गूगल में से कोई चीज ढूंढना है,
एग्जैक्ट क्या, एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा मिल जाए। तो कई बार पहला ट्राई करके देखो एग्जैक्ट वैसा का वैसा मिल जाए, यहां पे नीचे क्लिक कर दो। अब उन्होंने जीरो बता दिया, मतलब एग्जैक्टली बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा होगा नहीं कि, तो इसलिए ध्यान रखिए। अब एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम डायरेक्ट अदर कॉम्प्रिहेंसिव सर्च कर लेते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा वर्ड है, एग्जैक्ट फेज, तो ये तो सर पूरा आ गया। अब इसको क्लिक करें, हम पहुंच तो गए, लेकिन हमको क्या पता करना है, आइटम ऑफ ओसीआई। अब देखो कि कहां पर आइटम ऑफ ओसीआई लिखी होगी, तो आपने मेरे से पढ़ाई करते समय भी सीखा है कि सर आइटम ऑफ ओसीआई में क्या क्या आता है, बताओ जरा क्या क्या आता है, वहां से रिलेटेड कई चीजें अपने को मिल जाए। अब आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत भी क्लियरिटी होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओसीआई में हम क्या क्या लिखते थे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, लिख रहे हैं ना आइटम, कि ओसीआई के अंदर कौन कौन सी आइटम आती, तो बताइए। यहां पर 4510 बेटर है, 45 क्या बोल रहा है, सब टॉपिक डज नॉट, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे लिखा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर 10A इज करेक्ट आंसर। सही हो गया सर, पूरा पूरा सही हो गया, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप बेटर होते जाएंगे, लेकिन आपको रिलेवेंट सोचते आना चाहिए, रिलेवेंट सोचते हुए आना चाहिए, तो थोड़ा सा ट्रिकी टास्क हो जाते हैं रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस, लेकिन आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपको एग्जैक्टली वही ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, माइन्यूटली आइटम ऑफ ओसीआई। अब यहां पर देखिए कहीं भी आइटम ऑफ ओसीआई इसमें तो हो नहीं सकती थी। अब मैं इतनी बार करा चुका हूं कि मेरे को तो दिमाग में पहले से स्ट्राइक हो जाएगा कि यहां चीज मिलेगी, आपके साथ ये नहीं होगा, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। तो जब कभी भी आप पढ़ें, नहीं अदर किसी वेबसाइट पर ढूंढने की कोशिश नहीं करना, इसी में से ये एआईसीपी का पूरा कोडिफिकेशन की बुक्स है, इसी में से ढूंढना है। एग्जाम में अगर आपको कोई गूगल चलाने को तो मौका नहीं मिलेगा कि आप गूगल में से सर्च कर लें, तो आपको जब यहीं से ढूंढना है तो कोशिश कीजिए यहीं से ढूंढ लीजिए। और मेरा आपको ये एक एडवाइस होगा कि जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप समय ज्यादा ले लो, और समय कैसे लो, आप ये देखो कि 5 टेस्टलेट्स में से कौन से टेस्टलेट्स में रिसर्च बेस्ड है, तो पहले दूसरे कर लो, टेक योर टाइम। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सीपीए बनेंगे। मैं बार बार बोलता हूं सीपीए करना नहीं है सर, सीपीए बनना है, और बनने के लिए ये सारी चीजें आपको क्या है, सही तरीके से आना बहुत जरूरी है। अब